नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार में जो नई शिक्षक नियमावली 2023 आई हुई है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। यह नियमावली अब बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के रूप में जानी जाएगी। तो स्पष्ट है कि इसके तहत जो बहाल होंगे, जिन शिक्षकों की बहाली होगी, वह विद्यालय अध्यापक के रूप में जाना जाएगा। नियुक्ति सीधे राज्य सरकार के द्वारा आयोग के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाएगी। इसके साथ साथ यह संवर्ग, यानी कि यह जो नए संवर्ग का गठन होगा, तो यह संवर्ग राज्य सरकार के नियंत्रण में होगा, उसके नियंत्रणाधीन होंगे एवं विद्यालय अध्यापक राज्य सरकार के कर्मी कहे जाएंगे। तो इसमें दो पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे। एक, जो नियोजित शिक्षक है उसके लिए भी मौका है कि इस परीक्षा में सफल होकर के, जैसा इस नियमावली में चर्चा की गई है, उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें भी एक परीक्षा से गुजरना होगा, तभी वह राज्य सरकार के कर्मी कहे जाएंगे। उसके बाद जो उनका एक अन्य प्रकार का वेतन का निर्धारण होगा, वह सरकार की ओर से किया जाएगा। और फिर एक वैसे समूह है, जो विद्यार्थियों का समूह है, जो अभी तक नियोजित शिक्षक भी नहीं है, तो उन विद्यार्थियों के समूह को भी अब इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो इसमें क्या अहर्ताएँ हैं, नियुक्ति प्रक्रिया क्या है, उम्र क्या है, इसके साथ साथ अन्य मुद्दे पर भी बात करेंगे। और इसकी स्पष्टता के लिए हम लोग बोर्ड की सहायता लेते हैं। तो यह बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023, यह हेडिंग यहाँ पे बनाया गया है और पद स्पष्ट हो चुका है, हम लोग इसकी चर्चा किए भी हैं। फिर भी विद्यालय अध्यापक यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि यह पद अब विद्यालय अध्यापक के रूप में जाना जाएगा और इसका संवर्ग जिला स्तर का होगा, यानी कि जिला संवर्ग के यह शिक्षक जाने जाएंगे, विद्यालय अध्यापक। नियुक्ति की प्रक्रिया भी हम लोग बातचीत किए हैं, सीधी नियुक्ति होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं इस बात को। जो ही कोई बहाली आती है तो उसमें आप देखे होंगे कि सीधी नियुक्ति के तहत इसकी बहाली हो रही है। तो सीधी नियुक्ति जो ही आती है बात, तो स्पष्ट हो जाती है। या स्पष्टता इस बात को कर लें कि सीधी नियुक्ति में प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं होती है, इसके बाद जो भी हो कागजात का वेरिफिकेशन होता है और अंततः जो भी प्रक्रियाएं होती है प्रतियोगिता परीक्षा की, उसकी पूरी की जाती है। सीधी नियुक्ति का यही अर्थ हो गया। और सीधी नियुक्ति के यदि विपरीत जाएं, सीधी नियुक्ति नहीं, तो उसमें होता है कि कुछ वैसे पद हैं जिसका स्थानांतरण के बाद, यानी कि प्रमोशन के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा कर के, यानी उसका प्रमोशन हो जाता है। निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में जाने के बाद उसका प्रमोशन होता है। तो यह सीधी नियुक्ति नहीं कही जाती है। तो स्पष्ट इसमें कहा गया है कि नियुक्ति की जो प्रक्रिया होगी वह सीधी नियुक्ति होगी, अर्थात प्रतियोगिता परीक्षा और जो भी अहर्ताएँ हैं, अहर्ता अंक है, मेरिट वगैरह, या तो फिर प्रमाण पत्रों की जांच, सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद परीक्षा ये आयोग के द्वारा संपन्न कराई जाएगी। इस नियमावली में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 में इसकी चर्चा नहीं की गई है कि किस आयोग के तहत की जाएगी। सिर्फ यही स्पष्ट है कि आयोग के माध्यम से यह परीक्षा होगी। तो हम लोग यहाँ पे इस बात को समझ सकते हैं कि हो सकता है कि बीपीएससी इसका आयोग हो, उसके बाद या तो फिर बीएसएससी हो, यानी बिहार का जो स्टाफ सिलेक्शन होता है उसके द्वारा, उस आयोग के द्वारा यह परीक्षा संपन्न कराई जाए। तो जो भी हो, आयोग के माध्यम से, आयोग के द्वारा सरकार के विचार विमर्श के आधार पे आयोग परीक्षा को संचालित करेगी। उसके बाद आयु हम लोग समझ लेते हैं, एज। तो प्राथमिक और मध्य विद्यालय, प्राथमिक और मध्य विद्यालय के लिए न्यूनतम जो कम उम्र है, सबसे कम, वह 18 वर्ष उसे पूरी करनी होगी। और अधिकतम में जो छूट मिलती है बिहार राज्य कोटि वाइज के अनुसार से, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी कैटेगरी हो, 5 साल 10 साल का जो छूट है वह प्रावधान रहेगा। और अधिकतम उम्र क्या होगी, वह जो सरकार है इस विभाग के हैं, यानी कि जो प्रशासनिक विभाग है उसके द्वारा तय किया जाएगा। तो यह हो गया प्राथमिक और मध्य विद्यालय के लिए कि मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए। उसी प्रकार से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए मिनिमम उम्र, यानी कम से कम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए।
और अधिकतम की चर्चा प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्देशित यानी उसके निर्देश के अनुसार से निर्धारित किया जाएगा। अब आरक्षण की बात करें तो आरक्षण में सभी प्रकार की सुविधा जो स्टेट में दी जाती है वह सारी सुविधाएं मिलेगी इसमें। और दूसरा है कि 50% महिला का स्थान सुरक्षित होगा। इसमें सभी विषयों में कोटिवार सभी विषयों में 50% महिलाओं का स्थान सुरक्षित होगा। और यदि विषम संख्या हो जाती है तो उसमें महिला का ही सीट निर्धारित किया जाएगा। आगे है कि अर्हता योग्यता, यानी कि अर्हता क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो हम लोग इस बात को समझ लें कि यहाँ तक जो भी हम लोग चर्चाएं किए वह नियोजित शिक्षकों पे भी लागू होगा। और इसके साथ साथ जो नए अभ्यर्थी हैं जो अभी तक शिक्षक नहीं बने हैं, सीटेट बीटेट करके बैठे हुए हैं, तो उनके लिए भी यही सारी अर्हताएँ, यही सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो अर्हता में यहाँ पे है कि भारत का नागरिक और बिहार का अस्थायी निवासी हो। भारत का वह नागरिक होगा ही, और इसके साथ साथ वह बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। इसका कहने का अर्थ हुआ कि अन्य राज्य से यदि कोई अब चाहेगा कि बिहार में हम शिक्षक बने तो मुश्किल है, क्योंकि इस कंडीशन के अनुसार से कि वह बिहार का अस्थायी निवासी हो, यानी कि डोमिसाइल यहाँ पे लागू हो चुकी है। अगला है कि शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता तो समझ ही रहे हैं आप, कहाँ तक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त किए हैं। और उसके बाद प्रशैक्षणिक योग्यता में आप DLED है, BEd है, या तो फिर 2 वर्षीय जो भी प्रशिक्षण होती है, जो भी ट्रेनिंग होती है, उसकी योग्यता होनी ज़रूरी है। उसके बाद तीसरा में है कि सीटेट बीटेट पास है, जो केंद्र की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाती है उसमें क्वालिफाई हैं, या तो फिर बिहार स्तर से जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसमें यदि आप पास हैं, क्वालिफाई हैं, तो आपकी अर्हता पूरी होती है। यहाँ पे एक नोट के रूप में हम लोग समझ लें, उस नियमावली में चर्चा इस बात की गई है कि 2012 से पहले जो शिक्षक बन चुके हैं तो इससे क्लियर हो चुका है कि यह दोनों के लिए है ऊपर। लेकिन यहाँ स्पेशल कहा गया कि 2012 से पूर्व जो नियोजित शिक्षक है तो उसके लिए सीटेट या तो फिर बीटेट पास होना ज़रूरी नहीं है। कारण इसका स्पष्ट है कि 2012 से पहले जो शिक्षक हैं वह दक्षता पास कर चुके हैं, दक्ष हो चुके हैं। तो उसके लिए यह जो तीसरा कंडीशन है सीटेट और बीटेट, यह ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वह दक्षता उत्तीर्ण हो चुके हैं। वैसे शिक्षक जो दक्षता अनुत्तीर्ण है, पास नहीं हुए हैं, उसकी भी कुछ संख्या है, उसकी भी परीक्षा होने वाली है, तो वह भी दक्ष हो जाएंगे, उसके बाद वह भी एबल हो जाएंगे। तो यह थी अर्हताएँ और योग्यताएँ। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नियुक्ति की प्रक्रिया। तो नियुक्ति की प्रक्रिया में यह दोनों के लिए है, जो नियोजित शिक्षक हैं और इसके बाद जो भावी शिक्षक बनना चाहते हैं उसके लिए भी। तो इसमें कहाँ कहाँ कौन सा पॉइंट नियोजित शिक्षकों के लिए और कौन सा पॉइंट जो अभ्यर्थियों के लिए है, सीटेट बीटेट करके अभी भी बैठे हुए हैं, तो उनके लिए है, इसकी चर्चा हम लोग इसमें पॉइंट बाय पॉइंट करते चलेंगे। तो पहला इसका पॉइंट है खाली पदों की गणना, रोस्टर का निर्माण आरक्षण के अनुसार से होगा। खाली पदों की गणना शिक्षा विभाग के द्वारा की जाएगी। उसके बाद रोस्टर का निर्माण किया जाएगा, आरक्षण के तहत कोटिवार किया जाएगा और वह संख्या आयोग को दे दी जाएगी। उसके बाद आयोग का काम रहेगा कि विज्ञापन निकालेगा, यानी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा आयोग के द्वारा। उसके बाद जो प्रक्रिया है वो आगे चलेगी। इसके बाद इसका तीसरा पॉइंट है आयोग द्वारा परीक्षा के लिए शेड्यूल तैयार करना। आयोग हमेशा प्रशासनिक विभाग से, यानी कि जो सरकार है, उससे राय विमर्श करते रहेंगे और राय विमर्श करके अपने काम को, नहीं परीक्षा के लिए जो शेड्यूल है उसको बनाएंगे। तो पहला इसका है कि पाठ्यक्रम बनाना। आयोग का ही काम है पाठ्यक्रम बनाना, नहीं सिलेबस को तैयार करना। हर कोटि के लिए शिक्षक जो है, चाहे वह प्राथमिक हो, फिर उसके बाद माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तो अलग अलग उसका सिलेबस बनाया जाएगा। उसके बाद परीक्षा का भी आयोजन आयोग ही करेंगे। प्रश्न पत्र भी आयोग के द्वारा ही बनाया जाएगा। प्रश्न पत्र की जो स्तरता होगी, यानी कि प्रश्न पत्र का जो लेवल होगा वह भी अलग अलग होगा। उसके बाद जब परीक्षा हो जाएगी तो उसका मूल्यांकन भी किया जाएगा और मूल्यांकन का भी कार्य, यानी कि इवैल्यूएशन का भी कार्य आयोग का ही होगा।
परीक्षा फल का प्रकाशन भी किया जाएगा। परीक्षा संपन्न हो जाने के बाद जो मूल्यांकन हो गया, मूल्यांकन के बाद परीक्षा फल यानी रिजल्ट का भी प्रकाशन आयोग के द्वारा ही किया जाएगा। फिर उसके बाद आगे है कि अर्हता अंक निर्धारित करना। यहाँ पे अर्हता अंक है, सपोज कीजिए कि अर्हता अंक के रूप में 30 अंक ही रखा गया हो, 40 अंक ही रखा गया हो, यानी कि 100 प्रश्न में 100 प्रश्न की संख्या यदि होगी तो उसमें 30 अंक लाना अनिवार्य हो जाएगा पास होने के लिए। लेकिन संख्या अधिक होगी, वैकेंसी कम यदि आती है, संख्या अधिक हो जाएगी, तो उसमें जिसका अर्हता अंक यानी कि मेरिट जिसका टॉप रहेगा सबसे पहले उसकी नियुक्ति की जाएगी। तो यह क्या होगी, यह तो बाद वाली बात है, यह तो आगे चल करके और भी स्पष्ट होते जाएगा। इसके बाद हम लोग चौथे पॉइंट पे विचार करते हैं। इस पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी अभ्यर्थी को मात्र 3 बार ही मौका मिलेगा। नियमावली को आप पढ़िएगा तो स्पष्ट उसमें इस बात की चर्चा की गई है कि कोई भी अभ्यर्थी इस नियमावली के तहत यदि इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होते हैं तो उसे मात्र 3 बार ही मौका मिलेगा। तो क्या यह दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए होगा? जो नियोजित शिक्षक हैं वह पास होकर के पूर्ण वेतनमान राजकर्मी का दर्जा लेना चाहते हो तो क्या उसके लिए है, या तो फिर वैसे अभ्यर्थी जो सीटेट बीटेट ट्रेनिंग करके अभी तक बैठे हुए हैं उसके लिए भी यही पालन किया जाएगा कि उसे भी 3 बार ही मौका दिया जाएगा? तो इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से इसकी यह जो है इसकी स्पष्टता करेंगे, इसको क्लियर करेंगे। और मेरे दृष्टिकोण से यह जो 3 बार का मौका है, शायद यह नियोजित शिक्षकों के लिए कहा जा रहा है कि उसे 3 बार में इस प्रतियोगिता परीक्षा को सफल करना होगा, पास करना होगा, तभी वह जो राज्य सरकार की ओर से सारी सुविधाएं दी जाएगी, वेतनमान, राजकर्मी का दर्जा और भी तरह तरह की बातें, तो और जो नए संवर्ग में आएंगे तो वह नियोजित शिक्षकों के लिए होगा। इस पे थोड़ा डाउटफुल है, आप भी कमेंट के माध्यम से इसको बताने का प्रयास करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5वां है कि आयोग के अनुशंसा तथा प्रमाण पत्रों की जांच के बाद ही नियुक्ति होगी। यानी आयोग को ही यह दायित्व मिला है, उसे ही यह जिम्मेदारी दी गई है कि आप प्रमाण पत्रों की जांच करवाएंगे, उसके बाद अनुशंसा भी करेंगे और अंततः हमें अनुशंसित करके फिर उसे नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। उसके बाद परिवीक्षा अवधि भी हम लोग समझ लेते हैं अंत में कि परिवीक्षा अवधि में जो शिक्षक यानी जो विद्यालय अध्यापक बहाल होंगे उसे 2 साल परिवीक्षा अवधि में प्रिवेशन पीरियड में रखा जाएगा और 2 साल में देखा जाएगा कि उसका कार्यकलाप क्रियाकलाप संतोषजनक है तब तो ठीक है, अन्यथा यदि 2 साल में संतोषजनक नहीं पाया गया तो 1 साल पुनः उसको विस्तारित किया जाएगा। यह परिवीक्षा अवधि विस्तारित करने के बाद 3 साल में भी यदि आपका क्रियाकलाप संतोषजनक नहीं पाया गया पठन पाठन में तो आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। तो यह प्रिविशन पीरियड की बात है, यानी परिवीक्षा अवधि इसी को कहा जाता है। तो बस आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बातों को समझने के लिए उपस्थित थे कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 आई हुई है, तो उसमें नियुक्ति की प्रक्रिया, उसके बाद अर्हता, आरक्षण, उम्र इत्यादि क्या है और इसकी जानकारी प्राप्त किए। बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।